हाय गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th इंग्लिश मीडियम सीबीएसई आरबीएसई बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 2 के आप लोगों के नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कंपैरिजन बिटवीन 5 किंगडम ग्रुप। ठीक है ना, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, अच्छा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो आप लोगों का रनिंग में है, जो आप लोगों का किस में रनिंग में है, आप लोग क्या करोगे उसके पांचों किंगडम के बीच में क्या करोगे, कंपैरिजन करोगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज आप बात करेंगे हम लोग कंपैरिजन की। सबसे पहले कंपैरिजन अगर हम लोग किसी चीज का करते हैं, अभी तक आपने क्लास 10th तक क्या लिखा था कि कॉपी ली, कॉपी के अंदर पेज के 2 पार्ट किए, इधर से आपने लिखना स्टार्ट किया, दूसरा का लिखना स्टार्ट किया। वो बेटा एक पुराना तरीका हो जाता है, ठीक है ना। उसमें आप लोग क्या करते हो, पुराना तरीका है पेपर सेटर को क्या है कि मेन चीज को ढूंढने में टाइम लगता है और इस तरीके से आपके मार्क्स कटते हैं, राइट। तो आज हम लोग बात करेंगे, नॉर्मली देखिएगा मैं आपको एक नया तरीका बताता हूँ। आप लोग क्या करो, एक्स्ट्रा कॉलम बना दो। भाई ये 5 का किंगडम है, हमें पता है रॉबर्ट विटेकर ने जो कंप्लीट बायोलॉजिकल वर्ल्ड है उसको कितने ग्रुप में बांटा, 5 ग्रुप में बांटा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, एग्जैक्टली 5 ग्रुप में बांटा ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ठीक है ना। अब वो 5 ग्रुप में बांटा, तो 5 ग्रुप में बांटने के बाद बेटा अब हम लोगों को क्या करना है, उन 5 ग्रुप्स को क्या करना है बेटा, कैरेक्टराइज करना, उनमें डिफरेंस निकालना है। एग्जैक्टली ना। अब ये डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस बेटा किस किस कैरेक्टर पर है, किस किस पैरामीटर पे आप लोग निकालोगे। सबसे पहले हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं, ठीक है। उनको आपने साइड कर लिया, आप लोगों ने क्या किया कि कैरेक्टर को अलग निकाल दिया। कैरेक्टर निकालने के बाद क्या होगा, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इजी कि आप लोग उनमें डिफरेंस अच्छे से निकाल पाओगे, ठीक है। क्लियर है ना बेटा, आई बात समझ में। अब देखो क्या कह रहा है ये, सबसे पहला कैरेक्टर है सेल टाइप, यानी उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस टाइप की सेल पाई जा रही है। आई बात समझ में, उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस टाइप की सेल पाई जा रही है। क्लियर है ना बेटा, आई बात समझ में। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें सेल टाइप की, तो सेल टाइप हम लोगों ने 2 पढ़े थे। एक तो पढ़ा था प्रोकैरियोटिक और एक पढ़ा था यूकैरियोटिक, ठीक है। प्रो का मतलब क्या होता है बेटा, प्राइमरी स्टेज न्यूक्लियस की, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। और यू का मतलब होता है लास्ट स्टेज है ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। एनएम जो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, आप लोग इस सेल टाइप्स के जो वर्ड है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इससे आप लोग फर्स्ट और थर्ड वाला दोनों क्लियर कर लो। कैसे करोगे वो सुनना मेरी बात। भाई हमें पता है मोनेरा एक ऐसा ग्रुप है, सिंगल एक ऐसा ग्रुप है जिसमें सेल जो है वो किस टाइप की होती है बेटा, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। कोशिका किस टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है, एग्जैक्टली। अब बात कर रहे हैं भाई मोनेरा की, हम लोगों ने बात कर दिया। भाई प्रोटिस्टा है वो भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, ठीक है। फंजाई अपने आप में यूकैरियोटिक है, प्लांट और एनिमल तो है ही यूकैरियोटिक। तो प्रोटिस्ट, अब मोनेरा के अंदर ये डिफरेंस निकल कर आएगा, देख लेना कि मोनेरा जब प्रोकैरियोटिक है तो इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगी, एब्सेंट होगी। एनएम होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा। समझ में आया, क्लियर है। देन अब अदर जो है वो यूकैरियोटिक है, तो सब में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा प्रेजेंट है। समझ में आया। भाई यूकैरियोटिक की कैटेगरी होती है कि हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट होती है। क्लियर है ना, आया समझ में, क्लियर है। अब बात करते हैं इनका नेक्स्ट टॉपिक। आप लोगों का जो नेक्स्ट आता है वो है सेल वॉल। मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल वॉल। दैट मींस अब सेल वॉल जो है, सेल वॉल क्या है, वॉल का मतलब होता है एक बाहर का सराउंडिंग लेयर। वॉल का मतलब क्या होता है, एक बाहर का सराउंडिंग लेयर। अब वॉल क्या काम कर रहा है वो सुनिएगा। नॉर्मली अगर मैं बात करूं आप लोगों को कि आपके घर में प्रोटेक्टिव वॉल है, आपकी स्किन की, आपकी बॉडी की प्रोटेक्टिव लेयर क्या है, स्किन है। तो वॉल क्या है, सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। और ये कौन सी लेयर है, आउटर लेयर है, हार्ड लेयर होती है और इम्परमिएबल है। इम्परमिएबल मतलब जो मॉलिक्यूल्स को अंदर आने और जाने के लिए अलाउ नहीं करती है, ठीक है। क्लियर है। अच्छा सेल वॉल के बेस पर ऑर्गेनिज्म को बेटा 2 टाइप में या 2 कैटेगरी में बांटा गया। पहला था नॉन सेलुलोजिक और दूसरा था सेल्यूलोजिक, ठीक है। नॉन सेलुलोजिक और दूसरा था सेलुलोजिक। अब नॉन सेलुलोजिक की बात करें तो जिनमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं है, जिनकी सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर नहीं बनी होती है। सेलुलोज क्या है, एक हार्ड पॉलीसेकेराइड है, किसका, ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है। कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे ये सब कुछ, ठीक है।
ओके, अब आप केमिस्ट्री में इसको पढ़ोगे कि सेलुलोज क्या है, एक हार्ड पॉलीसेकेराइड। क्लियर है ना। अब बात करें हम लोग कि नॉन सेलुलोजिक मतलब जिनकी सेल वॉल अदर देन सेलुलोजिक मटेरियल से बनी हुई है, यानी सेलुलोज को छोड़कर बाकी सबकी या बाकी अदर किसी मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो उन्हें आप लोग क्या बोलते हो, नॉन सेलुलोजिक। लेकिन यहां पर भी भाई एनिमल है या फिर हम लोग है, मैं मेरी बात कर रहा हूं, हम लोग स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एनिमल सेल डजंट पॉसेस, इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल। एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती है, तो क्या होता है, दे कंटेन सेल मेम्ब्रेन, दे हैव सेल मेम्ब्रेन। आई बात समझ में? तो उनमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज एक्टिंग एज अ आउटर लेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या किस तरह काम करती है, वो आउटर लेयर की तरह काम करती है। ठीक है, अच्छा यहां तक तो बेटा समझ में आया एनिमल का। प्लांट की है तो सेलुलोजिक है, यानी किससे बनी है, सेलुलोज से बनी है। और ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। या आप लोगों को जब मैं बायोमोलिक्यूल कराऊंगा तो उस चैप्टर के अंदर आप लोगों के डिटेल में आएगा, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड जो भी है। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, पॉलीसेकेराइड। क्लियर है ना। फंजाई की बात करें तो ये भी स्पेशल कैटेगरी में आता है भाई, कि फंजाई में सेलुलोज की बनी हुई नहीं होती है। अब सेलुलोजिक कौन सा हुआ, अभी तक हमने 3 लिए, मैं यहां से पीछे से गिन रहा हूं, ठीक है ना। तो ये तो है, इसको क्रॉस कर दो आप लोग, एनिमल को तो क्रॉस कर दो, हमें तो लिस्ट से बाहर निकाल दो, क्योंकि हमारी जब सेल में है ही नहीं सेल वॉल, तो हम लोग लिस्ट में शामिल क्यों हो। यानी भाई आपके राशन कार्ड में मोहर नहीं है तो आपको अनाज कहां से मिलेगा। ठीक है, प्लांट क्या है, वो सेलुलोजिक है, यानी कि उसमें क्या है, सेलुलोज पाया जाता है, तो इनकी सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोजिक। ठीक है, अब फंजाई की कैटेगरी स्पेशल आती है। ठीक है, फंजाई भी जो है वो भी क्या है, नॉन सेलुलोजिक है। अब नॉन सेलुलोजिक क्यों है, क्योंकि इनमें सेलुलोज से बनी हुई ना हो, सेलुलोज से ना बनने के कारण ये किससे बनती है, काइटिन से। किससे बनती है, काइटिन से। आई बात समझ में बेटा, आई बात समझ में, ये किससे बनती है, काइटिन से। किससे बनती है, काइटिन से। ओके, अच्छा प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा के अंदर कुछ जो है, जो प्लांट प्रोटिस्टा है, ठीक है ना। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है। कुछ प्लांट प्रोटिस्टा उनमें तो ठीक है सेलुलोज होता है, लेकिन कुछ में नहीं होता। क्लियर है। अब मेजर बात कर रहे हैं भाई मोनेरा की। मोनेरा बोल रहा है कि मुझे इतने देर से कैसे छोड़ दिया आपने। ठीक है, यहां मेजर है क्योंकि यहां पर आप लोगों को डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मोनेरेंस के अंदर बेटा आप लोगों का जो मटेरियल है, जो आपका सेल वॉल है, दैट इज जनरली नॉन सेलुलोजिक। वो क्या होती है, नॉन सेलुलोजिक, यानी कि उसमें सेलुलोज क्या है, एब्सेंट है। ओके, सेलुलोज क्या है, एब्सेंट है। एग्जैक्टली। तो फिर ये किससे बनी हुई है, दीज आर मेड बाय पॉलीसेकेराइड एंड अमाइनो एसिड। यहाँ पर डबल ए, मैंने A.A लिखा हुआ है, उसकी फुल फॉर्म होती है बेटा अमाइनो एसिड। अगर आप लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज हो तो अमाइनो एसिड जो है वो आपस में जुड़कर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, अमाइनो एसिड की। और इसको आप लोग बोलते हो क्या, पेप्टिडोग्लाइकन। कंबाइंड फॉर्म में इसको आप लोग क्या बोलते हो, पेप्टाइडोग्लाइकन। ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन। और पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी हुई जो सेल वॉल होती है वो किसमें होती है बेटा, आर्की बैक्टीरिया में, सॉरी यू बैक्टीरिया में। किसमें होती है, यू बैक्टीरिया में। तो अब मोनेरा में हमें 2 पढ़ना है, आर्की बैक्टीरिया है, तो आर्की बैक्टीरिया में बेटा स्यूडोम्यूरिन की बनी हुई होती है। याद रख लीजिएगा, नीट के हिसाब से, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्की बैक्टीरियल सेल वॉल इज जनरली मेड बाय स्यूडोम्यूरिन। किससे मिलकर बनी हुई है, स्यूडोम्यूरिन से। ओके, यहां तक क्लियर हो गया, तीनों क्लियर हो गए। अब बात करते हैं हम लोग आगे, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि शरीर का संगठन या शारीरिक स्तर बोल सकते हैं हम लोग, शारीरिक संगठन। अब काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर थोड़ा हिंदी यूज किया करो। ठीक है, क्योंकि 11th क्लास में हो, बहुत सब कुछ नया है। ठीक है, हालांकि आपने 9th में पढ़ रखा है, लेकिन इतना 9th में डिटेल में नहीं होता। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है, तो मोनेरेंस जो है वो यूनिसेलुलर है, तो उनका क्या होगा, केवल सेल के लेवल के ऊपर होगा। ठीक है, आप लोगों ने अगर पढ़ा है क्लासिफिकेशन के अंदर कि एक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की होती है। क्या हायरार्की होती है भाई, सेल्स हैं, आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से बेटा टिश्यू सिस्टम बनते हैं। ठीक है,
टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है एंड देन बॉडी बनता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो प्राइमरी लेवल कौन सा है? सेलुलर लेवल है। प्राइमरी लेवल कौन सा है? सेलुलर लेवल है। इनिशियल फेज कौन सा आपका? सेल का है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सा लेवल आता है बेटा? सेलुलर लेवल, यानी कि सेल्स का लेवल आता है। दैट मीन्स दे डजंट कंटेन एनी काइंड ऑफ टिश्यू एंड इवन काइंड ऑफ ऑर्गन। ठीक है, कि मोनेरल्स के अंदर बेटा केवल सेल्स ही होती है और वही पूरी बॉडी को चला रही है। ठीक है, अकेली इंडिविजुअल सेल है। क्यों? क्योंकि दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली ना, दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अब ये यूनिसेलुलर है, इसका मतलब क्या है कि इनमें सिंगल सेल ही काम कर रही है। तो इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? सेलुलर लेवल का होता है। कैसे लेवल का होता है बेटा? सेलुलर लेवल का। अच्छा, आप लोग प्रोटिस्ट की बात करो तो दीज आर आल्सो यूनिसेलुलर बट यूकैरियोटिक। यहां पर डिफरेंस आया दोनों में, देखो यहां पर ही आया। हालांकि है यहां सिमिलरिटी, ये वाली सिमिलरिटी है, लेकिन डिफरेंस क्या निकल कर आएगा? यूनिसेलुलर बट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिसेलुलर विद यूकैरियोटिक। तो डिफरेंस क्या है? दीज आर द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। यानी यहां पर सेल तो है लेकिन सेल पूरी डेवलप हो चुकी। अब सेल के डेवलपमेंट के बाद उनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वो स्टॉप हो गया। वो क्या हो गया? स्टॉप हो गया। ठीक है, क्लियर है ना? उसके बाद आता है फंजाई में। बेटा यहाँ ऑब्लिगेटरी होता है, वैकल्पिक है। मल्टी सेलुलर है, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक से अधिक सेल है। ओके, लेकिन वो सेल्स क्या करती हैं? आपस में जुड़कर इस तरीके से लूज कनेक्टिव बनाती है। यानी जुड़ तो रही है लेकिन मजे वाली बात नहीं आ रही है। ठीक है, टिश्यू क्या होता है? कॉम्बिनेशन का सेल, सेल का कॉम्बिनेशन जो एक पर्टिकुलर टारगेट के ऊपर वर्क करे। ठीक है, तो जुड़ तो रही है लेकिन मजा नहीं आ रहा, टाइट बॉन्डिंग नहीं हो रही। और हमें क्या चाहिए? टाइट बॉन्डिंग चाहिए, तभी तो बॉडी बनेगा पूरा का पूरा। तो ये क्या है? लूज टिश्यूज बनाती है। ठीक है, अब क्या प्लांट की बात करें तो प्लांट में ठीक है एनिमल से थोड़ा सा नीचे है। क्यों नीचे? क्योंकि प्लांट में टिश्यूज बनते हैं। अब सेल है, आपस में फ्यूज है, तो उससे क्या बना है? टिश्यू बना है। टिश्यू से क्या बने? टिश्यू सिस्टम बने और देन ऑर्गन बने। यानी यहां तक आते आते हम लोगों का जो प्लांट का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आकर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। भाई रूट है, स्टेम है, लीफ है, ऑर्गन ही तो है। आई बात समझ में? ठीक है ना, रूट स्टेम लीव्स वगैरह ऑर्गन ही तो है ना बेटा। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ऑर्गन ही तो है। अब तो यहां तक इसमें क्या ऑर्गन लेवल तक आकर स्टॉप हो जाता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, शारीरिक विकास अंग स्तर तक ही होता है। ठीक है ना? लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें, थोड़ा सा एडवांस जाओ, हमारी बॉडी में देखो ना, डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है ना, आप लोगों का नर्वस सिस्टम है, आप लोगों के एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन का सिस्टम है। हालांकि ये सारे के सारे आप इसी क्लास में 11th में चैप्टर नंबर 16 से जब ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट होगी उसमें पढ़ोगे। चैप्टर नंबर 16 to 22 7 चैप्टर्स में आएंगे। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम है। एग्जैक्टली दैट इन केस क्या होगा कि हमारी बॉडी में सेल्स आपस में फ्यूज होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम और ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। यानी कि जो हमारा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो हायर लेवल यानी कि ऑर्गन सिस्टम के लेवल तक होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेन मेजर पॉइंट, दैट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि भोजन लेने का तरीका। ठीक है, भोजन लेने का तरीका। अब न्यूट्रिशन के मेथड आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ेंगे। मेजरली दो ही होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक। ऑटो होता है वो सेल्फ, ट्रॉपिक होता है फूड मेकिंग, यानी कि वो जो अपना भोजन खुद बना रहा है। ठीक है, हीटरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो दूसरे के ऊपर क्या है? डिपेंडेबल, जो किसी अदर के ऊपर क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना? अब ऑटोट्रॉपिक कैटेगरी में भी बेटा बैक्टीरिया दो टाइप के आते हैं। एक तो आता है सी और पी। अब काफी माइंड में बच्चों के माइंड में क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये सी और पी लिखने का क्या आपका ताल्लुक है? आप इतना टिपिकल क्यों लिखते हो? शॉर्ट फॉर्म क्यों लिखते हो? शॉर्ट फॉर्म अभी याद करोगे तो आगे इन फ्यूचर आपकी बुक्स में काफी बार मिलती है। ठीक है, और बुक्स में मिलती है तो उस केस में आप लोग क्या करते हो? वहां कंफ्यूज होते हो, फिर बच्चे बुक लेके भागते हैं, सर ये सी का क्या मतलब है? सी मतलब कीमोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक या कीमो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक यानी वो बैक्टीरिया जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, जो केमिकल्स का यूज कर रहे हैं किसमें? ऑटोट्रॉपिज्म, यानी कि अपना फूड केमिकल का यूज करके सिंथेसाइज कर रहे हैं। दीज आर द कीमो ऑटोट्रॉपिक।
एंड पी स्टैंड फॉर फोटोट्रॉपिक। ये तो आप लोग पढ़ चुके हो फोटोसिंथेसिस में, यानी फोटो का मतलब होता है सनलाइट, फोटो का मतलब क्या है सनलाइट। आप लोग अपनी कॉपी में मेन पॉइंट नोट करते जाइएगा, चाहे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखो, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज लिखो, ये क्या है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, ठीक है। फोटोट्रॉपिक यानी कि ये सनलाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, हेटेरोट्रॉपिक में दो टाइप के होते हैं, एस स्टैंड फॉर सैप्रोफाइटिक, ठीक है, एंड पी स्टैंड फॉर पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक मतलब जो किसी डेड ऑर्गेनिज्म से, मरे हुए जीवों के ऊपर अपना, उनसे अपना न्यूट्रिशन ले रहा है। आप लोग देखो ना कि मरने के बाद जीव सड़ जाता है सैप्रोफाइटिक बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है, वो उसके ऊपर डिग्रेडेशन कर रहे हैं, वो उसको खत्म कर रहे हैं। अच्छा, फिर है पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब जो किसी जिंदा जीव के अंदर या जिंदा जीव से अपना भोजन ले रहे हैं। आपकी बॉडी में भी पैरासाइट होते हैं, ठीक है, जुएं, लाइसिस, ठीक है, क्या है। अच्छा, पैरासाइटिक जो है वो नॉर्मली पैथोजेनिक होते हैं, ये वर्ड यहाँ बता देता हूँ, हालांकि 10th में आएगा, 12th में आएगा आपका। पैथोजेनिक मतलब मोस्टली पैरासाइट्स आर डिजीज कॉजिंग, वो बीमारियां फैलाते हैं, क्लियर है। पैथोजेनिक मतलब बीमारी फैलाने वाले कारक, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब ये पैथोजेनिक फॉर्म है तो इसमें दो टाइप के होते हैं बेटा, एक तो होता है एक्टो पैरासाइट, ठीक है, और एक होता है एंडो। एक्टो मतलब जो बॉडी के बाहर रह रहे हैं, जैसे जुएं, आपने अमरबेल देखा है, कस्केटा, वो क्या है, एक्टो पैरासाइट है। एंडो मतलब जो किसी की बॉडी में रह रहा है। आपकी बॉडी में एंडो पैरासाइट है, बिल्कुल है। हमारी बॉडी में एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर है वो एंडो पैरासाइट है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एंडो पैरासाइट की, आपने मलेरिया का नाम सुना है, प्लाज्मोडियम में एंडो पैरासाइट है, ठीक है। फिर आप लोगों का सेकंड आता है प्रोटिस्टा, तो यहाँ भी ऑटोट्रॉपिक और हीटरोट्रॉपिक दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन काम में आता है। फंजाई जो टोटली हीटरोट्रॉपिक होता है, मेनली इसमें कौन सा न्यूट्रिशन आता है, सैप्रोफाइटिक। मेनली कौन सा आता है बेटा, सैप्रोफाइटिक, ठीक है। यानी ये डेड और डिकेइंग एनिमल से या लिविंग बीइंग से अपना फूड एब्जॉर्प्शन के थ्रू, सैप्रोफाइटिक। और मेथड कौन सा यूज करते हैं, एब्जॉर्प्शन, यानी सोखते हैं वो, ओके। प्लांट का तो हमें पता ऑटोट्रॉपिक ही है, ठीक है, प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है ऑटोट्रॉपिक है। एनिमल्स की बात करें तो दीज आर द हीटरोट्रॉपिक, यानी कि डिपेंडेबल है, बट दे आर होलोजोइड, सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ खा रहे हैं, होलोजोइड। अब हीटरोट्रॉपिक में इसमें कैटेगरी है बेटा, हर्बीवोर, शाकाहारी, कार्निवोर, ठीक है, ओमनीवोर, ओके। तो इस तरीके से आप लोगों की कैटेगरीज आएंगी, क्लियर है ना। तो ये हो गया आप लोगों का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, मेन है, याद करोगे बेटा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद जब नेक्स्ट टॉपिक आएंगे तो उनमें आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उनमें मैं केवल नाम ही डालूंगा, उनका मतलब नहीं समझाऊंगा, ठीक है, क्लियर है ना। ओके, थैंक यू।